आज की ये महामैराथन क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी हमारे बच्चे 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं और सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं। तो देखिए, जब आप लोग 5th सेमेस्टर में आ जाते हैं तो आप लोगों को अपने हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर देना होता है। तो आज की वीडियो में हम सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 जिसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गए जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय विद्वानों ने किसे और क्यों समाजशास्त्र का पिता स्वीकार किया है? तो आपका आंसर होगा, देखिए, प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगस्ट कांटे ने एक नवीन सामाजिक विज्ञान की कल्पना की और इस विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी रखा, जिसे बाद में नाम बदलकर समाजशास्त्र कर दिया। देखिए, ऑगस्ट कांटे को ही समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है और उन्होंने जिस विज्ञान का नाम क्या रखा था, पहले समाजशास्त्र का सामाजिक भौतिकी रखा था, बाद में सामाजिक भौतिकी से हटाकर समाजशास्त्र नाम रख दिया। तो देखिए, विद्वानों ने इस गुरुमुख कार्य के लिए समाजशास्त्र का पिता स्वीकार किया, यानी जितने भी अदर समाजशास्त्री थे उन्होंने समाजशास्त्र का पिता ऑगस्ट कांटे को ही स्वीकार किया है। और इसलिए तो आप लोग ये जानते ही हैं, BA फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी से में पढ़ते आ रहे कि समाजशास्त्र का पिता कौन है, तो ऑगस्ट कांटे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की? तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की थी? तो देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन 1873 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक प्रकाशित की। तो किसने की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र को प्राय अमेरिकन विज्ञान क्यों कहा जाता है? तो देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि की तुलना में अमेरिका में इन सब देशों से कहीं अधिक समाजशास्त्र का विकास हुआ। देखिए, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, इन सब देशों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अमेरिका में समाजशास्त्र का अधिक विकास हुआ, इसलिए समाजशास्त्र को प्राय अमेरिकन विज्ञान कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्यापन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो देखिए, आपका उत्तर है, समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्यापन सन 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 में समाजशास्त्र का अध्यापन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिपब्लिक किसकी अमर कृति है, यानी द रिपब्लिक के राइटर कौन है? तो इसके राइटर प्लेटो है। देखिए, द रिपब्लिक प्लेटो की एक अमर कृति है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पीटरिन सोरोकिन, अब ऐसे ही आपके पेपर में लिख के छोड़ देगा कि पीटरिन सोरोकिन, अब आपको लिखना होगा कि ये क्या है या कौन है। तो देखिए, आपका आंसर है, आधुनिक समय के समाजशास्त्री में पीटरिन सोरोकिन का नाम उल्लेखनीय है। आपका समाजशास्त्र सिद्धांतों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत काफी लोकप्रिय है। देखिए, पीटरिन सोरोकिन का समाजशास्त्र सिद्धांतों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये एक समाजशास्त्री थे, पीटरिन सोरोकिन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबोधन किसे कहते हैं या प्रबोधन क्या है? तो देखिए, प्रबोधन व्यवहारिक विज्ञानों के विकास का परिणाम है। ये क्या है? प्रबोधन व्यवहारिक विज्ञानों के विकास का परिणाम है। प्रबोधन का अर्थ दूसरों के विचारों के सम्मान तथा प्रत्येक को अपने विचारों के अनुगम करने की पूर्ण स्वतंत्रता से लिया जाता है। प्रबोधन का एक महत्वपूर्ण तत्व सांस्कृतिक अथवा मूल्यात्मक बहुत्ववाद भी है। देखिए, जो आपकी सोशियोलॉजी पेपर 1 की 1 से लेकर 8 तक की यूनिट अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और पेपर 2 की भी क्लास अपलोड हो चुकी है, तो मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी यूनिट पूरी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छा कर सकें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबोधन की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए, प्रबोधन की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखिए,
प्रबोधन की पहली विशेषता है तर्क बुद्धि में अडिग विश्वास प्रबोधन की प्रमुख विशेषता थी। इसकी दूसरी विशेषता है प्रबोधन के अनुसार समाज का स्वाभाविक संगठन ही समाज का सर्वश्रेष्ठ संगठन है। तो याद कर लीजिएगा, ये जो प्रबोधन वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1789 की क्रांति के समय किसका शासन था? तो देखिए 1789 की क्रांति के समय लुई 16वां का शासन था। देखिए फ्रांस की क्रांति से संबंधित आपके पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपके यूनिट में फ्रांस की क्रांति को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में किन दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो देखिए मॉन्टेस्क्यू एवं वॉल्टेयर का महत्वपूर्ण योगदान था फ्रांस की क्रांति में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का चार महत्व बताइए। देखिए जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके चार महत्व बताइए। तो देखिए इसका पहला महत्व है राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ। दूसरा महत्व है फ्रांस की क्रांति का लोकतंत्र पद्धति का जन्म हुआ। तीसरा महत्व है मानव अधिकार के प्रति जागरूकता। और फ्रांस की क्रांति का चौथा महत्व है बौद्धिक विकास। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति के चार परिणाम लिखिए। तो देखिए जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके क्या परिणाम निकले? तो देखिए पहला परिणाम है समानता की भावना का उदय हुआ, यानी सब कोई समान, समानता की भावना का उदय हुआ। स्वतंत्रता की भावना का उदय हुआ, राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ, समाजवाद का प्रसार हुआ। तो ये सब फ्रांस की क्रांति के परिणाम निकले। अगला क्वेश्चन देखिए, 1789 की क्रांति के पश्चात फ्रांस में नया संविधान कब बना? तो फ्रांस में नया संविधान 1791 में बना। अगला क्वेश्चन देखिए, बास्तिल दुर्ग का पतन कब हुआ? तो देखिए बास्तिल दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 में हुआ था। अब देखिए बास्तिल दुर्ग का संक्षिप्त परिचय लिखिए कि बास्तिल दुर्ग है क्या, या बास्तिल का पतन। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप कैसे लिखेंगे देखिए। देखिए बास्तिल पेरिस के निकट एक पुराना किला था जो बंद गृह के रूप में उपयोग किया जाता था। निरंकुशता, दमन एवं अत्याचार की अनेक कहानियां इससे जुड़ी थीं। देखिए ये जो बास्तिल का किला है इसको मतलब एक जेल के रूप में यूज किया जाता था। जो निरंकुशता, दमन एवं अत्याचार की अनेक कहानियां इससे जुड़ी थीं। किले के रक्षक और नागरिक सेना के बीच संघर्ष को टालने के प्रयास किए गए। जो किले के रक्षक थे उन्होंने नागरिकों और सेना के बीच संघर्ष को टालने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया। देखिए जो जनता थी इस पे चढ़ गई थी, मतलब यहीं से ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। परंतु भीड़ के दबाव में यह प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुआ। भीड़ दुर्ग के अंदर घुस गई। किले के रक्षक ने प्रतिरोध किया, परंतु बास्तिल के दुर्ग के पतन को वह रोक न सका। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति का क्या अभिप्राय है? तो देखिए आपका आंसर है औद्योगिक क्रांति से ऐसे उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मानव उत्पादन के प्राचीन तरीकों को छोड़कर बड़ी मात्रा में तथा बड़े कारखानों में उत्पादन कर सके। देखिए जब से औद्योगिक क्रांति आई थी तब से जाके तरह तरह के उद्योग धंधे स्थापित हुए थे। तो यही औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, छोड़कर बड़ी मात्रा में तथा बड़े कारखाने का उत्पादन कर सके। जो मनुष्य थे वो बड़े पैमाने पर कार्य कर सकते थे, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए थे। देखिए औद्योगिक क्रांति की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए इसकी पहली विशेषता है भाप की शक्ति से मशीनों को चलाना औद्योगिक क्रांति की एक प्रमुख विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु मशीनों का आविष्कार हुआ तथा आवश्यक औजारों व उपकरणों का निर्माण किया गया। ये सब औद्योगिक क्रांति की प्रमुख विशेषता है। औद्योगिक क्रांति पे भी वीडियोस बनी है, तो आप चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्षवाद की दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद देखिए ऑगस्ट कॉम्टे ने अनुभव, प्रयोग एवं वर्गीकरण को अपने प्रत्यक्षवाद पर आधारित किया था। उसने वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लिया और प्रत्येक घटना का विश्लेषण, यानी जितनी भी घटना होगी उसका विश्लेषण वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया गया। तो देखिए जो प्रत्यक्षवाद है उसकी विशेषता यही है कि प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक आधार पर प्राप्त ज्ञान पर विश्वास करता है। और उसकी दूसरी विशेषता है कि प्रत्यक्षवाद में जितनी भी सामाजिक घटनाएं होंगी उनकी व्याख्या,
निरीक्षण परीक्षण, मतलब उसकी जितनी भी व्याख्या होगी सामाजिक घटना की, उसका निरीक्षण होगा, परीक्षण होगा तथा वर्गीकरण होगा वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर। उसे ही प्रत्यक्षवाद की, मतलब यही प्रत्यक्षवाद की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त कांटे के त्रिस्तरीय सिद्धांत के नाम बताइए। मतलब जो अगस्त कांटे के त्रिस्तरीय सिद्धांत थे उसके नाम क्या क्या हैं? तो देखिए, पहला है कल्पनात्मक या आध्यात्मिक व्यवस्था, दूसरा है भावनात्मक या तात्विक अवस्था, तीसरा है प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक अवस्था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक एकता के 2 लक्षण बताइए। तो देखिए, यांत्रिक एकता, सावयवी एकता पे भी वीडियोस अपलोड है, तो आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसका यांत्रिक एकता का पहला लक्षण है, यांत्रिक समाज में मनुष्यों की संख्या कम होती है। यानी जो यांत्रिक समाज होते हैं उसमें मनुष्यों की संख्या कम होती है, और यांत्रिक एकता वाले समाज में मनुष्यों की आवश्यकताएं बहुत ही कम होती हैं। यानी जो यांत्रिक एकता वाला जो भी समाज होता है उसमें जो मनुष्य की संख्या भी कम होती है और उनकी आवश्यकताएं भी बहुत कम होती है। तो यही यांत्रिक एकता के 2 लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन का क्या अर्थ है? तो देखिए, दुर्खेम के अनुसार श्रम विभाजन का अर्थ विभिन्न लोगों या वर्गों में उनकी क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन करना है। यानी दुर्खेम कहते हैं कि जो लोग हैं, लोगों या वर्गों में उनकी क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन करना है, ताकि कार्य सुचारू रूप से तथा शीघ्रता से पूरा हो सके। मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जैसा वो कार्य कर सकते हैं, उसी के अनुसार उसको कार्य देना चाहिए, ताकि कार्य जो है सुचारू रूप से चल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक और सावयवी समाज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिए, यांत्रिक समाज में व्यक्तिवाद का अभाव होता है। जो यांत्रिक समाज होता है उसमें व्यक्तिवाद का अभाव होता है, जबकि सावयवी समाज में व्यक्तित्व चेतना की स्वतंत्रता रहती है। इसमें दूसरा अंतर है यांत्रिक और सावयवी समाज में। देखिए, यांत्रिक समाज में दमनकारी कानून होता है, जबकि सावयवी समाज में प्रतिकारी या पुनर्स्थापन कानून होता है। इन सब पे वीडियोस अपलोड है, तो आप लोग चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता क्या होती है। आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑसेस का क्या अर्थ है? तो देखिए, जो पैरोटे हैं, पैरोटो का मत था कि प्रत्येक समाज की सामाजिक व्यवस्था को स्थिर करने वाले कुछ प्रभावक तत्व होते हैं। इन प्रभावक तत्वों को पैरोटो ने ऑसेस या चालक का नाम दिया। देखिए, ये क्या कहते हैं, पैरोटो का मत था कि जितने भी समाज होते हैं उसकी सामाजिक व्यवस्था को स्थिर बन रखने के लिए कुछ प्रभावक तत्व होते हैं। उन्हीं प्रभावक तत्वों को पैरोटो ने ऑसेस या चालक का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑसेस की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, पीटरिन सोरोकिन के अनुसार मानवीय क्रियाओं एवं उनके चालकों पर निर्भर करती हैं। इन चालकों में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण वे होते हैं जो अपेक्षाकृत स्थिर हैं। पैरोटो उन्हें ऑसेस कहता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ऑसेस की परिभाषा पूछेगा तो आप ये लिख दीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑसेसों की 2 विशेषताएं बताइए। अब ऑसेस की 2 विशेषताएं देखिए। पहले इसकी विशेषता है कि ऑसेस वे स्थिर चालक हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और इसकी दूसरी विशेषता है कि जो ऑसेस होता है, ऑसेस की व्यवस्था नहीं की जाती और न की जा सकती है। देखिए क्या है, ऑसेस की व्यवस्था नहीं की जाती और नहीं की जा सकती है, मतलब इसकी ऑसेस की व्यवस्था की ही नहीं जा सकती। और ये एक स्थिर चालक होते हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो ये ऑसेस की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कोई 2 आलोचना लिखिए। तो देखिए, इस तरह से आप लोग भी हेडिंग डाल दीजिएगा। आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछे, हर एक क्वेश्चन का आंसर हेडिंग के साथ दिया कीजिए, इससे बहुत ही अच्छा नंबर मिलता है। तो देखिए, इसकी पहली आलोचना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इतना अस्पष्ट है, यानी ये स्पष्ट नहीं है कि कोई उसको आसानी से समझना कठिन है, मतलब उसको कोई आसानी से समझ सकता ही नहीं। और देखिए, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स विश्व क्रांति को प्रोत्साहन देता है, जबकि क्रांति विश्व शांति का विरोधी है। तो देखिए, ये अस्पष्ट है, इसको मतलब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझना आसान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्स व हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में 2 अंतर बताइए। यानी मार्क्स और हीगल दोनों ने
जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया है उनमें क्या अंतर है, किसी दो अंतर की व्याख्या कीजिए यहाँ पे। तो देखिए अंतर आप लोग भी हेडिंग डाल दीजिएगा। देखिए हीगल जो है, हीगल महोदय, हीगल आत्मा को संसार का मूल तत्व मानता है जो समस्त संसार में व्याप्त है, किंतु मार्क्स दैवीय आत्मा को संसार का मूल रूप नहीं मानता। अगला मतलब अंतर है मार्क्स व हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कि हीगल के लिए अंतिम लक्ष्य विचार की आत्माभिव्यक्ति है। मार्क्स के लिए वर्ग विहीन समाज की स्थापना एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें उत्पादन ज्यादा होगा, जो स्वयं पर्याप्त होगा और जिसमें संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइज आज की वीडियो में मैं सिर्फ वही क्वेश्चन शेयर करी जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सके। देखिए अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार या प्रारूप बताए हैं। तो देखिए वेबर ने सत्ता के 3 आधारभूत प्रकार पूछे या प्रारूप, यही होगा क्वेश्चन आंसर होगा। तो वेबर ने सत्ता के 3 आधारभूत प्रकार का उल्लेख किया है जो कि उद्धलिखित है, यानी जो इस प्रकार है। पहला है वैधानिक सत्ता, दूसरा परंपरागत सत्ता और तीसरा करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता। वैधानिक सत्ता क्या है, परंपरागत सत्ता क्या है, करिश्माई सत्ता क्या है, तो इस पे वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए शक्ति का क्या तात्पर्य है। तो देखिए साधारण अर्थ में शक्ति का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति एवं समूह के उस दबाव से समझा जाता है जो अन्य व्यक्ति अथवा समूह पर स्पष्ट होता है। एक अवधारणा के रूप में शक्ति का संबंध एक विशेष परिस्थिति तथा उनसे संबंधित भूमिका के निर्वाह से है। अगला क्वेश्चन देखिए सत्ता और शक्ति में 2 अंतर बताइए कि सत्ता क्या और शक्ति क्या है। देखिए तो इसमें पहला अंतर है सत्ता और शक्ति में सत्ता का स्वरूप कानूनी होता है जबकि शक्ति का स्वरूप कानूनी नहीं होता। अगला अंतर है सत्ता और शक्ति में शक्ति का कानून स्वरूप, देखिए शक्ति का कानूनी स्वरूप सत्ता है जबकि शक्ति मात्र प्रभाव है। तो ये जो मुख्य अंतर है शक्ति और सत्ता में आप लोग याद रखिएगा। इस पे भी वीडियोस अपलोड हो चुकी है तो चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सामाजिक क्रिया से आप क्या समझते हैं या सामाजिक क्रिया क्या है। तो देखिए आपका उत्तर होगा क्रिया तब सामाजिक होती है जब क्रिया करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा समझे जाने वाले प्राकृतिक अर्थ के आधार पर दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखकर की जाती है, तो उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार लिखिए, यानी कौन सी क्रिया होगी जो सामाजिक क्रिया होगी उसके 4 प्रकार बताइए। मतलब देखिए उद्देश्य से जुड़ी क्रिया सामाजिक क्रिया है, मूल्यों से जुड़ी तार्किक क्रिया भी सामाजिक क्रिया का एक प्रकार है, और देखिए अनुभवात्मक या संवेगात्मक क्रिया भी सामाजिक क्रिया का प्रकार है, और परंपरागत क्रिया, तो ये सब सामाजिक क्रिया के प्रकार हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए अतार्किक क्रिया क्या है। तो देखिए अतार्किक क्रिया तार्किक क्रिया इस पे वीडियोस बनी है तो आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए तार्किक क्रिया पहले जान लीजिए तब आप अतार्किक क्रिया आसानी से समझ पाएंगे। देखिए तार्किक क्रिया यानी तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति में सत्य की खोज करने पर ही बल दिया जाता है। देखिए जो तार्किक क्रिया होती है उसमें पद्धति, उस पद्धति में यानी तार्किक पद्धति में कल्पना या भावना का कोई स्थान नहीं होता, ये तर्क के आधार पर होता है। और अतार्किक क्रिया उसे कहते हैं जो तार्किक नहीं होती। मोटे रूप में संपूर्ण क्रिया में से तार्किक क्रिया को घटा देते हैं, जो शेष बचता है वह अतार्किक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए सामाजिक क्रिया के आवश्यक तत्व लिखिए। तो देखिए सामाजिक क्रिया के जो आवश्यक तत्व है उसमें पहला है कर्ताओं की बहुलता, दूसरा तत्व है लक्ष्यों की अनेकता, तीसरा तत्व है सामाजिक क्रिया का साधनों की विविधता, और चौथा तत्व है आवश्यक दशाएं, और 5वां है उत्प्रेरणा। ये सब जो है सामाजिक क्रिया के आवश्यक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रकट प्रक्रिया की परिभाषा दीजिए या प्रकट प्रक्रिया क्या है। तो देखिए प्रकट प्रक्रिया वे निरीक्षण परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं। देखिए प्रकट प्रक्रिया क्या है, एक निरीक्षण परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं
और जो कि व्यवस्था में अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य तथा इच्छित होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांतों की दो सीमाएं लिखिए। जो मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत है उसकी दो सीमाएं कौन कौन सी है? तो देखिए पहला है, मध्यवर्ती सिद्धांतों केवल लघु समाजशास्त्री की कल्पना है, यानी जो ये मध्यवर्ती सिद्धांत है केवल जो लघु समाजशास्त्री है उनकी कल्पना है, और मध्यवर्ती सिद्धांत सैद्धांतिक विखंडन को प्रोत्साहन देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव प्रक्रिया की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जब व्यक्ति की गतिविधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुकूलन नहीं करती और इस अर्थ में कार्य करती है कि व्यवस्था में अवरोध हो जाए तो उसे दुष्कर्म कहते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में मैंने जितने भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, और इसी तरह से आपके पेपर 1 पे अभी और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होंगी जिसको देखकर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें, और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की भी वीडियोस अपलोड होंगी कि कौन सा आपका इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उन सबको चेक करके आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और आप लोगों के पेपर नंबर 2 की भी क्लास हमारे चैनल पे चल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो, मॉडल पेपर सब कुछ अपलोड हो रहा है, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।